बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाई आज जो हम लोग आईएएस जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं आईएएस 40। ठीक है, तीनों आईएएस जो है वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, आईएएस 16, आईएएस 36 और आईएएस 40। अच्छा, एक आईएएस 2 है इन्वेंट्री का, वो भी इसके साथ रिलेट करता है। आईएएस 2 हमने नहीं पढ़ा, वो भी इंशाल्लाह ताला हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन मेजॉरिटी पोर्शन जो है ना, वो इन तीनों को ही मिला कर ना चीजें चल रही होती हैं। आईएएस 2 बेसिकली क्या है? इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आईएएस 40, सॉरी, आईएएस 40 है आपके पास इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी में जो आप इन्वेस्ट कर रहे होते हैं उसको रिलेट कर रहा होता है आपका आईएएस 40। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जो अगर बात हो रही है प्रॉपर्टी की, तो प्रॉपर्टी में याद रखिएगा दो ही चीजें आ रही होती है, लैंड एंड बिल्डिंग। ठीक है। अब लैंड एंड बिल्डिंग के अलावा भी जो आपके पास पीपीपी होते हैं, यानी कि इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, वो भी हम इस आईएएस के अंदर क्या करते हैं? डील करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सिर्फ हम लैंड एंड बिल्डिंग को ही डील कर रहे हो, मशीनरी और इक्विपमेंट वगैरह को भी हम क्या कर रहे होते हैं? डील कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप जैसे आईएएस 16 पढ़ा हमने, वहां पर हम एसेट को यूज कर रहे थे। हमारी इंटेंशन क्या थी? हमारी इंटेंशन ये थी कि हमने एसेट को क्या करना है? यूज करना है। तो वहां पर हमारे लिए एक स्टैंडर्ड बना दिया गया, वो क्या है? आईएएस 16। लेकिन अब हमारी इंटेंशन जो है वो चेंज हो गई। अब हम कह रहे हैं कि हम बिल्डिंग को यूज नहीं करेंगे, बल्कि बिल्डिंग को हम एज एन इन्वेस्टमेंट जो है वो अपने पास रखेंगे, कि कल को अगर इसकी कीमत बढ़ती है तो हम इसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। कैपिटल कैपिटल गेन भी हो सकता है, एक रेंटल इनकम भी हो सकती है। अक्सर औकात आपने देखा होगा ना कि लोग क्या करते हैं? बिल्डिंग बाय करते हैं, बिल्डिंग बाय करते हैं, वो इस वजह से उसको बाय कर रहे होते हैं कि हम इसको रेंट पे दे देंगे और एक इनकम जो है वो हमारी जनरेट होना शुरू हो जाएगी। या फिर कैपिटल गेन के कुछ अरसे बाद इसकी प्राइस जो है वो क्या होगी? इंक्रीज होगी, और फिर हम इसको क्या कर देंगे? सेल कर देंगे। तो यहाँ पर जो आप अपनी प्रॉपर्टी को ले रहे हो, यहाँ पर जो आपकी इंटेंशन है वो फॉर यूज नहीं है, बल्कि इंटेंशन क्या है? इन्वेस्टमेंट की, कि आपने इससे या तो रेवेन्यू जनरेट करना है, एक कोई रेंटल इनकम आप इससे जनरेट करोगे, या फिर इससे क्या होगा? कैपिटल गेन। तो यहाँ पर जो अप्लाई होता है वो आईएएस 40 होता है। चीजें थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। आईएएस 16 कहता है कि आप यूज कर रहे हो तो फिर अपने पास रखो, ठीक है, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप यूज नहीं कर रहे हो, आपका पर्पज जो है वो इन्वेस्टमेंट पर्पज है, तो फिर आप आईएएस 40 पर आ जाते हैं। ठीक है। अब इसकी इनिशियल मेजरमेंट देखते हैं, यानी कि इसको इनिशियली अगर हम रिकॉर्ड करते हैं तो हम किस तरह से इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो इनिशियल अगर इसकी हम मेजरमेंट अगर देखें, इनिशियल मेजरमेंट जो है आईएएस 40 ये कहता है कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर आपने इन्वेस्टमेंट पर्पज से ली है, इन्वेस्टमेंट पर्पज मैंने आपको बता दिया ना कि क्या हो सकता है। नॉर्मली जो हमारा उसमें इन्वेस्टमेंट पर्पज होगा वो क्या होगा? इन्वेस्टमेंट पर्पज या तो हम उसको कैपिटल गेन के लिए रखेंगे, ठीक है, या फिर हम उससे रेंटल इनकम जो है वो जनरेट करेंगे। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। दूसरा, ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी। ये जो हमारी इन्वेस्टमेंट होगी, हमेशा याद रखिएगा आईएएस 40 वहां पर अप्लाई होगा जहां पर आपकी जो इन्वेस्टमेंट हो लॉन्ग टर्म हो। अगर तो शॉर्ट टर्म के लिए है कि भाई हम इसको 6 महीने रखेंगे और फिर बेच देंगे, तो फिर तो वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर काउंट हो जाएगा। ठीक है, वो फिर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर नहीं आएगा, बल्कि वो आपकी इन्वेंट्री के अंदर काउंट हो जाएगा। फिर आप उसको डील करोगे आईएएस 2 के हिसाब से, इन्वेंट्री का एक अलग से आईएएस। ठीक है। यहाँ पर जो आप इसको ले रहे हो, लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, लंबे अरसे के लिए, कि 2 साल बाद, 3 साल बाद आप इसको क्या करोगे? सेल आउट करोगे, तो कैपिटल गेन होगा। तो फिर यहाँ पर आईएएस 40 अपना। ठीक है। इनिशियल मेजरमेंट क्या होगी? आईएएस ये कहता है कि कोई भी इन्वेस्टमेंट
आप कर रहे हो, प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो और लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, तो उसकी जो इनिशियल मेजरमेंट होगी वो कॉस्ट से, कॉस्ट मॉडल आप यूज करोगे। फेयर वैल्यू कुछ भी चल रही हो, आपने उसको क्या कैसे रिकॉर्ड करना है, इनिशियली कॉस्ट मॉडल से रिकॉर्ड करना है। जैसा कि हमने उसको IS 16 के अंदर पढ़ा था कि अगर कोई भी फिक्स एसेट अगर हम खरीदते हैं फॉर द पर्पज ऑफ यूज, तो हम उसको जो इनिशियली रिकॉर्ड करते हैं वो किस पे रिकॉर्ड करते हैं, कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तो सेम यहाँ पर भी आपको IS 40 ये कहता है कि इनिशियल मेजरमेंट किस पे होगी, कॉस्ट मॉडल पे होगी। आपने उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करना है। फेयर वैल्यू उसकी कुछ भी हो, आपने एक बिल्डिंग खरीदी 1 करोड़ रुपए की, ठीक है, आपने जैसे ही खरीदी आपको लग रहा है कि अब ये 1 करोड़ रुपए की नहीं है बल्कि ये 1.5 करोड़ की हो गई है, या ये जो है वो 50 लाख रुपए की हो गई है, तो आप उसको 1 करोड़ से ही रिकॉर्ड करोगे। आप उसको जो उसकी फेयर वैल्यू है उस पर रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इनिशियली शुरू में जो आपने रिकॉर्ड करना है वो कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड करना है। यानी मतलब अगर आप इसकी एंट्री बनाएंगे, अगर हम इसकी जर्नल एंट्री देखें, तो जर्नल एंट्री ये बनेगी कि आप क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को डेबिट कर देंगे। ठीक है, और या कैश या बैंक को आप क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ये एंट्री बन जाएगी इसकी। ठीक है, ये तो आपकी क्या होगी, इनिशियल मेजरमेंट, कि अगर आपने इसको शुरू में रिकॉर्ड किया तो किस तरीके से। अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात हो रही है, मतलब अगर हम इसको बाद में रखते हैं तो वो किस पे जो है वो उसको हम रिकॉर्ड करते हैं। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये है, यहाँ पर भी आपको IS जो है वो IS 16 की तरह अलाउ करता है कि आप इसको चाहो तो कॉस्ट मॉडल पे रखो, ठीक है, चाहो तो आप इसको फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, यानी कि शुरू में तो आपने कॉस्ट पे रिकॉर्ड किया, अब सब्सिक्वेंट मेजरमेंट की बात हो रही है कि मतलब अब इसको हम बाद में किस तरीके से ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पर आपको IS जो है वो अलाउ करता है कि आप इसको कॉस्ट मॉडल पे भी चाहो तो लेकर जा सकते हो, और चाहो तो आप इसको फेयर वैल्यू मॉडल पर भी रख सकते हो, जैसे कि IS 16 के अंदर था, हम उसको रीवैल्यूएशन मॉडल पे भी लेके जा सकते थे, और चाहे तो हम इसको कॉस्ट वाले मॉडल के अंदर भी रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, एक और चीज, IS 40 ये कहता है कि अगर लेट सपोज आपने अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कोई एक एसेट, आप उसको अगर फेयर वैल्यू पे, फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो, ये बात अपने पास नोट डाउन कर लीजिए, अगर आप उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे रिकॉर्ड करना शुरू कर देते हो, तो IS 40 ये कहता है कि उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आपके जितने भी एसेट हैं सबको आपने फिर फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट करना है। ऐसा नहीं कि अगर आपका एक एसेट है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर तो बहुत सारी जगहों पे हुई भी होगी ना, आपने प्रॉपर्टी भी खरीदी होगी, कहीं पे लैंड भी आपने खरीदी होगी, सारी चीजें खरीदी होंगी। अब अगर एक आपने जो है वो बिल्डिंग को फेयर वैल्यू मॉडल पे ले गए, तो IS 40 आपको ये कह रहा है कि भाई अगर एक को लेके जा रहे हो तो फिर आपने, आपके पास जितने भी एसेट उस इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लाई कर रहे हैं उन सारे एसेट्स को आपने फेयर वैल्यू मॉडल पे ही लेकर चल रहे हैं। या अगर आप किसी एक एसेट को कॉस्ट मॉडल पे लेके जा रहे हो, तो आपने सबको ही फिर कॉस्ट मॉडल पर ही लेकर चलना है। ऐसा नहीं कि टीटर बटेर वाली कहानी हो कि भाई एक को हम कॉस्ट मॉडल पे लेके चल रहे हैं, एक को हम फेयर वैल्यू मॉडल पे लेके चल रहे हैं, नहीं, सारे एक ही तरह से चलेंगे, या तो कॉस्ट मॉडल पे चलेंगे या तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चलेंगे। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं कॉस्ट मॉडल पे और फेयर वैल्यू मॉडल पे, अब हमारे पास दो मेथड्स आ गए सब्सिक्वेंट के अंदर। पहला आ गया हमारे पास कॉस्ट मॉडल, और दूसरा आ गया हमारे पास फेयर वैल्यू
मॉडल। सर अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो क्या, क्योंकि ये एसेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, मैंने शुरू में ही बता दिया था, क्या हम इसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करेंगे? बिल्कुल रिकॉर्ड करेंगे। जैसे कि अगर हम कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हैं तो कॉस्ट मॉडल के अंदर क्या होता था, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होता था। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड डेप्रिसिएशन। सर अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए तो क्या हम वहां पर भी डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करेंगे? नो। दोबारा बता रहा हूं, कॉस्ट मॉडल अगर आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, हर साल होगा। जैसे आप नॉर्मली रिकॉर्ड करते हो डेप्रिसिएशन, तो यहां पर भी आप डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड करो कि अगर आप कॉस्ट मॉडल यूज कर रहे हो तो। अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हो तो यहां पर डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करोगे। डेप्रिसिएशन नॉट रिकॉर्ड। ठीक है, एक पॉइंट दोनों में डिफरेंस ही हो गया। कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो, और अगर आप फेयर वैल्यू मॉडल पे चल रहे हो तो तब आपका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्यों हम कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड कर रहे हैं और फेयर वैल्यू मॉडल पे हम क्यों डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं कर रहे? उसका आंसर आगे देखो। एक तो हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, अच्छा सर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं तो क्या एंट्री वही बनेगी जो पहले बनती थी कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट? नहीं, एंट्री के अंदर थोड़ा सा चेंज आया। एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। एंट्री बनेगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, क्योंकि आपने एसेट को डेबिट किया हुआ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को। कॉस्ट मॉडल के अंदर मैंने आपको ये बताया था ना कि इनिशियल मेजरमेंट क्या है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, IAS 16 के अंदर उसकी रीजन मैं आपको बता रहा हूँ अभी कि यहाँ पे डेप्रिसिएशन फेयर वैल्यू मॉडल पे क्यों रिकॉर्ड नहीं होता, उसका रीजन मैं अभी आगे चल के आपको खुद ब खुद पता लग जाए। उसी पे आ रहा हूँ। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। क्रेडिट में आप उस एसेट को क्रेडिट करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को क्रेडिट कर दोगे। मतलब यहां पर आपने उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं रिकॉर्ड करना, ना उसको आपने फिर अपनी फाइनेंशियल पोजीशन में लेके जाना है, उसको एसेट में से माइनस करना। IAS 40 ये कहता है डेप्रिशिएट हुआ है, डायरेक्टली आप उस एसेट को क्या कर दो, क्रेडिट। ठीक है। अब बारी आ जाती है कि फेयर वैल्यू मॉडल पे हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड क्यों नहीं करेंगे। उसमें IAS 40 ने आपको ये कहा है कि भाई जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाओ, जब आप फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाओ तो आपने हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू निकालनी है। हर साल अपनी इन्वेस्टमेंट की फेयर वैल्यू निकालनी। IAS 16 के अंदर ऐसा नहीं था। IAS 16 के अंदर ये था कि रीवैल्यूएशन कब होगी, जब आपको लगे कि आपके एसेट की वैल्यू के अंदर चेंज आ रहा है तो आप क्या करो, आप उसकी रीवैल्यूएशन दोबारा से करो। 2 साल बाद भी कर सकते हो, 3 साल बाद भी कर सकते हो। मैक्सिमम लिमिट जो है वो IAS 16 ने ये कही थी कि भाई 3 साल बाद कर लो। अच्छा, अब जब आप वहां पर IAS 16 के अंदर 3 साल बाद रीवैल्यूएशन कर रहे हो तो 3 साल आपका एसेट डेप्रिशिएट तो हो रहा है ना। तो इस वजह से वहां पर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया करते थे, क्योंकि अगले साल कोई रीवैल्यूएशन नहीं हो रही। लेकिन यहाँ फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर ये हो रहा है, IAS 40 ये कह रहा है कि आपको हर साल अपने एसेट को अपनी बैलेंस शीट के अंदर फेयर वैल्यू से दिखाना है, ना कि कैरिंग वैल्यू से दिखाना है। अब जब आप उसको हर साल फेयर वैल्यू पर लेकर आ रहे हो तो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी वो क्या हो जाएगा, डेप्रिशिएट हो जाएगा। या तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, बढ़ चुकी होगी, या तो उसकी वैल्यू क्या हो चुकी होगी, कम हो चुकी होगी। तो जो वैल्यू होगी उस वैल्यू पे आप दिखा दोगे। तो फेयर वैल्यू मॉडल आपको ये बताता है कि भाई आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं करना।
डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड नहीं करना? क्योंकि हर साल हम अपने एसेट को फेयर वैल्यू पर ही रिपोर्ट कर रहे होते हैं फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर। समझ में आ गई यहाँ तक बात? अच्छा, तो सर अगर फेयर वैल्यू, लेट सपोज सर वहां पे तो डेप्रिसिएशन आ गया ना, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस को हमने डेबिट कर दिया, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। यहाँ पर अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ती है, फेयर वैल्यू अगले साल बढ़ गई, आज का लेक्चर भाई वो है IS 40 है। लेट सपोज अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, फेयर वैल्यू अगले साल, या हमारे एसेट की वैल्यू कम हो जाती है, तो फिर क्या एंट्री बनाएंगे? तो उसकी एंट्री देंगे। लेट सपोज आपके एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। अगर एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो भाई आप एंट्री बनाओगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी डेबिट, ठीक है, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री बनाओगे अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ इंक्रीज। ठीक है, और अगर डिक्रीज हो रहा है, इफ डिक्रीज, तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दोगे और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट कर दोगे। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी क्रेडिट हो जाएगी। अच्छा, अब यहां पर हमें एक बात और पता लगी, कॉस्ट मॉडल पे रहते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसका इम्पैक्ट भी कहाँ जा रहा है, पीएनएल में जा रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो है वो कहाँ जाता है, आपका पीएनएल में जाता है, इनकम स्टेटमेंट में जाता है। और यहाँ पर अगर हमारे एसेट की वैल्यू बढ़ रही है या एसेट की वैल्यू कम हो रही है, तब भी हम उसका इम्पैक्ट कहाँ दिखा रहे हैं, पीएनएल में दिखा। ठीक है, जैसा फेयर वैल्यू IS 16 ये कहता था कि अगर वैल्यू इंक्रीज हुई तो आपने एक सेपरेटली जो है वो एक अकाउंट क्रिएट करना है, जिसको आप नाम देते थे रीवैल्यूएशन सरप्लस का। और उस रीवैल्यूएशन सरप्लस को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं लेके जाते थे, बल्कि OCI के अंदर लेके जाते थे, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर लेके जाते थे। ये बात हम लोगों ने IS 16 के अंदर पढ़ी थी। हाँ, अगर वैल्यू में कम आ रहा होता था तो फिर हमारे पास क्या होता था, इंपेयरमेंट होता था, IS 36 पे आ जाते थे हम। तो उस लॉस को या इंपेयरमेंट को हम कहाँ दिखाते थे, पीएनएल में दिखाते थे, उसको हम OCI के अंदर नहीं दिखाते। यहां पर IS 40 के अंदर कह दिया कि भाई अगर वैल्यू बढ़े या कम हो, आपने उसका इंपैक्ट डायरेक्टली कहां शो करना है, पीएनएल में शो करना है, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के अंदर शो करना है। सेपरेटली सरप्लस दिखाने की जरूरत नहीं है, मतलब कि रीवैल्यूएशन सरप्लस यहां पर नहीं है। यहां तक बात क्लियर हो गई? मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा बेटा। सिंपल, मैंने यहाँ पे शुरू में बात की कि भाई IS 40 हमने स्टार्ट किया है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के अंदर या अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं तो उसकी रिकॉर्डिंग कैसे होती है, उसकी इनिशियल मेजरमेंट ये बताई कि भाई कॉस्ट मॉडल यूज होगा, इनिशियल मेजरमेंट आप उसको उसकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करोगे। अगर सेकेंडरी मेजरमेंट यानी कि सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ये है कि आप उसको कॉस्ट मॉडल पे भी रख सकते हो और आप उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे भी रख सकते हो। अगर तो आप उसको कॉस्ट मॉडल पे रखोगे तो उसका डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, और डेप्रिसिएशन की एंट्री मैंने आपको बता दी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपका क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अगर आप उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाते हो, आप उसको कॉस्ट मॉडल पे नहीं रखते, फेयर वैल्यू मॉडल पे ले जाते हो, तो फिर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, बल्कि डायरेक्टली अगर तो, और फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन क्यों रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि हमें हर साल उसकी फेयर वैल्यू लेकर आनी है। तो इस वजह से अगर वैल्यू बढ़ती है
तो आप उस एसेट को बढ़ा देते हो और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में गिरा देते हो। अगर वैल्यू कम होती है तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर उसका इम्पैक्ट दिखा देते हो, उस प्रॉपर्टी को क्या कर देते हो, कम कर देते हो। तो ये एंट्रीज जो है वो मैंने आप लोगों को बता दी। IS 40 के अंदर नॉर्मल चीजें ये हैं। अच्छा, कुछ कुछ चीजें MCQs के अंदर वो ये टेस्ट कर लेता है। अच्छा, ये सारी चीजें मैंने उसमें जो हम जहाँ जो किट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं MCQs की, उसके अंदर तो नहीं है, लेकिन कुछ बातें हैं IS 40 से रिलेटेड वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। लेट सपोज अगर कोई, हम ये पॉइंट अपने पास लिख लीजिएगा, अगर कोई प्रॉपर्टी अगर कोई प्रॉपर्टी ऐसी है कि जिसके अंदर हम इन्वेस्टमेंट पर्पस भी है हमारा और साथ साथ हमारा बिजनेस पर्पस भी है। जैसे कि लेट सपोज आपने एक बिल्डिंग खरीद ली। अब बिल्डिंग जो है वो आपकी 6 मंजिला बिल्डिंग है। अब उस 6 मंजिला बिल्डिंग में आपने ये किया हुआ है कि आपने 3 मंजिला जो है वो आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, यानी कि आपने उसमें इन्वेस्ट किया हुआ है। और 3 मंजिला आपका, आपने अपना हेड ऑफिस उसका बनाया हुआ है और आप वहां से अपना बिजनेस जो है वो ऑपरेट कर रहे हो। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उस बिल्डिंग को हम IS 16 से ट्रीट करेंगे या IS 40 से ट्रीट करेंगे। तो IS ये कहता है कि उस बिल्डिंग के 3 मंजिला जो है वो आप उसको यूज कर रहे हो। तो अगर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ऐसा हो सकता है कि 3 मंजिला आप वहां पर दिखा दो, 3 मंजिला वहां पर दिखा दो, तो उसके जो हाफ पोर्शन होगा वो IS 16 के तहत जो है वो उसको आप ट्रीट कर रहे होगे। और अगर उसका हाफ पोर्शन जो है वो IS 40 के अंदर ट्रीट हो। ये बात समझ में आ गई कि अगर कोई ऐसा एसेट है जिसको आप दोनों तरीके से लेके चल रहे हो, यानी कि उसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट भी की हुई है, 3 मंजिला जो है वो आपने उसको रेंट आउट किया हुआ है, ठीक है, और 3 मंजिला आपका अपना बिजनेस जो है वो चल रहा है उसके अंदर। तो अब वो 3 मंजिला आपने उसके अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई, आपने उसके अंदर अपना बिजनेस जो है वो रन कर रहे हो। तो जो आधा हाफ जो है वो उसको आप IS 16 के अंदर लेकर जाओगे और हाफ जो है वो आप अपने IS 40 के अंदर लेके जाओगे। तो पहला पॉइंट ये है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से रिलेटेड। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि सर अगर उसी बिल्डिंग की हम डॉक्यूमेंटेशन ना कर सकें, होता है ना कराची के अंदर ऐसे बहुत सारी बिल्डिंग्स है, बल्कि पूरा कराची ऐसा है जिसकी आप डॉक्यूमेंटेशन कर ही नहीं सकते हो। एक फ्लैट बना हुआ है या पोर्शन वाइज जो है वो चीजें बिक रही हैं, लेकिन KDA MDA अलाउ नहीं करता, लेकिन फिर भी एक जो है वो 2 नंबर डॉक्यूमेंट्स बनाकर आपने उसको क्या किया हुआ है, डिवाइड किया हुआ है, यानी कि यहाँ पर कोई प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। तो फिर IS आपको ये कहता है कि आप उसमें बिल्डिंग के अंदर ये देखोगे कि मेन रेवेन्यू आपका किस चीज से जनरेट हो रहा है। मेन रेवेन्यू का मतलब ये है, आया आप अपनी रेंटल इनकम से ज्यादा अर्न कर रहे हो या आप अपने बिजनेस से ज्यादा अर्न कर रहे हो। तो अगर तो आप अपने बिजनेस से ज्यादा अर्न कर रहे हो तो आप उस एसेट को IS 16 के तहत लेकर चलोगे। लेकिन अगर आपकी रेंटल इनकम ज्यादा है तो फिर आप उस एसेट को कहाँ लेकर चलोगे, IS 40 के अंदर लेकर चलोगे। तो ये दो बातें जो है वो अपने पास याद रखिएगा। क्लियर हो गया? दो बातें मैंने आपको बताई हैं कि अगर एक एसेट को आप इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए भी यूज कर रहे हो और एक एसेट को आप रेंटल इनकम के लिए भी यूज कर रहे हो, मतलब दोनों बातें यहाँ पर आ रही हैं। तो अगर तो उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है तो IS ये कहता है कि उसको आप जितना पोर्शन आप यूज कर रहे हो बिजनेस पर्पस के लिए तो आप उसको IS 16 के अंदर दिखाओगे, और जितना पर्पस आप रेंटल इनकम के लिए यूज कर रहे हो तो उसको आप कहाँ दिखाओगे, IS 40 के अंदर दिखाओगे। दूसरी बात मैंने आपको ये बताई कि लेट सपोज अगर उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती, कराची है, जैसे कराची है या पाकिस्तान है, यहाँ पे प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकती बिल्डिंग की, तो फिर आप वहां पर क्या करोगे, आप यहाँ वहां पर ये देखोगे, फर्स्ट ये देखोगे कि कौन सा एरिया ज्यादा है। अगर तो रेंटल इनकम का एरिया ज्यादा है तो उसको IS 40 के अंदर दिखा दो। जैसे लेट सपोज 6 मंजिला इमारत है, 6 मंजिला में 5 मंजिला आपने रेंट आउट किया हुआ है और 1 मंजिला जो है वो आपने उसमें बिजनेस जो है वो उसमें चला रहे हो, तो आप उसको इन्वेस्टमेंट IS 40 के अंदर दिखा दो, क्योंकि बिग पोर्शन जो है वो आपका इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज हो रहा है। अगर ऐसे भी मेजरमेंट नहीं हो पा रही तो फिर आप उसको क्या करो, आप उसको ये करो कि उसके उसका रेवेन्यू देखो उससे कितना अर्न कर रहे हो। अगर तो उससे अर्निंग आपकी क्या है, ज्यादा है, रेंटल इनकम ज्यादा है, तो आप उसको IS 40 के अंदर लेके जाओ। अगर उससे बिजनेस इनकम आपकी ज्यादा है तो फिर आप उसको कहाँ ले जाओ, IS 16 के अंदर ले। ये बात क्लियर हो गई? यहां तक भाई किसी का कोई सवाल हो?
ये एमसीक्यूज वगैरह इससे पूछ सकता है। क्योंकि देखो कभी कभार ऐसा भी होता है ना कि आप कोई ऐसा बिजनेस कर रहे होते हो जिसमें आप जो है वो बिजनेस के अंदर जो है वो आप रेंट आउट भी कर रहे होते हो और आप अपनी सर्विसेज भी दे रहे होते हो, जैसे कि होटल मैनेजमेंट हो गई। होटल मैनेजमेंट सबसे अच्छी एग्जांपल है। अब वहां पर आप रूम रेंट पर भी दे रहे हो, ठीक है, और वहां पर आप अपनी सर्विसेज भी क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, यानी कि आप उसमें बिजनेस भी कर रहे हो। अब यहाँ पर आप उस होटल को IS 40 के अंदर दिखाओगे या आप IS 16 के अंदर दिखाओगे, यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना। तो वहां पर आप ये देखोगे कि जो होटल रेंट करने पर आपको अगर इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है या जो आपकी सर्विसेज हैं उसकी वजह से आपको इनकम ज्यादा जनरेट हो रही है, अगर सर्विसेज की वजह से आपकी इनकम जो है वो ज्यादा जनरेट हो रही है, तो फिर तो आप उसको कहाँ ले जाओगे, IS 16 के अंदर। लेकिन अगर रेंटल इनकम आपकी ज्यादा है तो आप उसको कहाँ ले जाओगे, IS 40 के अंदर। एक क्वेश्चन था हमजा भाई। जी जी जी, पूछिए। अच्छा मतलब भाई, जैसे कि आपने सिनेरियो बताया, ये जो सिनेरियो है कि जब हमारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी प्रॉपर, तो हम्म, उस सीन में हमारा जो मैक्सिमम जो जा रहा होगा जिस तरफ कि अगर इन्वेस्टमेंट से ज्यादा पैसा आ रहा है तो हम उसको IS 40 में डील करेंगे। और अगर क्या कहते हैं, हमारी अपनी रियल जो हमारी बिजनेस है उससे ज्यादा आ रहा है तो फिर IS 16 में करेंगे। इन केस के हमारी डॉक्यूमेंटेशन भी प्रॉपर है, तो उस सिनेरियो में अगर जब हो उसमें क्या करेंगे, उसमें भी फिर तो यही आप होगा। डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है, फिर आप डॉक्यूमेंटेशन पे जाओगे। अगर क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर है। आप देखिए, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आप डिवाइड कर सकते हो, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ठीक कंप्लीट है ठीक आपकी, कि आपने जो ठीक है हो गया। तो अब जब डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट है आप डिवाइड कर सकते हो, तो फिर IS कहेगा क्यों नहीं डिवाइड कर रहे, फिर आप डिवाइड करो। जितना पोर्शन आप यूज ठीक ठीक। करते हो उसको आप IS 16 में लेके जाओ, और जितना पोर्शन आप क्लियर इन्वेस्ट कर रहे हो आप उसको 40 में लेके जाओ। क्लियर हो गया, थैंक यू। अच्छा, फिर उसके बाद एक और चीज ये भी है कि लेट सपोज IS ये भी कहता है IS 40 कि कोई बिजनेस, वो हम आगे लीज में भी पढ़ेंगे, कोई जो है वो बिजनेस जो है, आपने इन्वेस्टमेंट ऐसी की हुई है, आपने एक बिल्डिंग ली, ठीक है, बिल्डिंग की लाइफ आपने एस्टिमेट की कि वो 20 साल हमारे पास रहेगी, ठीक है। एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि एक बिल्डिंग ली आपने और उस बिल्डिंग की लाइफ आपने एस्टिमेट कर ली कि 20 साल जो है वो चलेगी और इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए आप ले रहे हैं। तो अब आप उसको कहाँ लेके जाओगे, IS 40 के तहत इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लेके जाओगे। लेकिन अब आपने उस बिल्डिंग को आगे रेंट आउट किया, रेंट आउट आपने कर दिया अगले 15 साल के लिए, उसकी बिल्डिंग की लाइफ कितनी है, 20 साल, और आपने उसको रेंट आउट कर दिया है कितने अरसे के लिए, 15 साल के लिए। तो अब उस बिल्डिंग का जो मेजर इकोनॉमिक बेनिफिट है वो कौन ले रहा है, जिसको आपने रेंट पे दिया है, टेनेंट ले रहा है। तो फिर यहां पर भी आपको IS ये कहता है कि ऐसे एसेट को, ऐसी इन्वेस्टमेंट को जिसका ज्यादा बेनिफिट, अब आप तो नहीं, आप बेनिफिट तो ले रहे हो लेकिन रेंटल इनकम ले रहे हो, लेकिन ज्यादा बेनिफिट जो है, ज्यादा यूजेज जो है वो कौन ले रहा है, टेनेंट ले रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में भी आप उस एसेट को अपने पास नहीं दिखाओगे, ना IS 40 के अंदर दिखाओगे, ना IS 16 के अंदर दिखाओगे। तो ये बात भी याद रखिएगा, अगर इस तरह की कोई MCQ आपसे सुनाई पूछ लेता है कि भाई आपके एसेट 20 साल है और आपने उसको 15 साल के लिए रेंट आउट कर दिया, तो मेजर बेनिफिट तो आपका टेनेंट के पास चला गया ना। तो ऐसी सिचुएशन में वो जो टेनेंट है वो अपने पास उसको एज अ एसेट अपने पास बैलेंस शीट के अंदर दिखा सकता है, आप उसको अपने पास बैलेंस शीट के अंदर नहीं दिखा सर सकते। सर एक एक क्वेश्चन था। जी हेलो, अगर मैं 15 साल के लिए सर्विस यहाँ पे दे रहा हूँ, तो हम्म, 15 साल के लिए सर्विस तो दे रहा हूँ, तो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं होगा IS 16 में? नहीं नहीं ये नहीं, कंफर्म कीजिएगा। नहीं रिकॉर्ड होगा। उसके लिए IS आपके पास आ जाता है लीज वाला, ठीक है। फिर आप उसको अच्छा, एज अ लीज लेकर जाते हो, और लीज जब हम वो जो है वो IS जब हम पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर और हो इसके जाएगी। इसका जो मैं 5 साल जो मैं वो बेनिफिट हासिल कर रहा हूँ, वो मैं इन्वेस्टमेंट में लेके जाऊँगा 40 में? नहीं नहीं, प्रॉपर तरीके से आप उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट से डिलीट कर दोगे, लेके ही नहीं जाओगे, क्योंकि मेजर बेनिफिट शिफ्ट हो गया ना टेनेंट की तरफ। तो ऐसा एसेट तो मेरे पास ही है ना, कंस्ट्रक्शन मतलब मेरा बिल्डिंग पूरा कंस्ट्रक्ट किया पूरा, लेकिन तो आपने मेरा उसको मेरे पंद्रह पास साल के एसेट लिए ही। रेंट आउट कर दिया ना। लेकिन है तो मेरी मेरी मलकियत ना, एसेट तो मेरा है बॉस। नहीं भाई नहीं, जैसे कि आप इसकी एग्जांपल लो बैंक्स की, जितने भी बैंक्स हैं आपने ये देखा होगा, मेजॉरिटी जितने भी बैंक्स हैं वो सारे के सारे, उनकी जितनी ब्रांचेस हैं वो सारी रेंट आउट होती है, ठीक है। और आप देख रहे होगे
वो किसी भी बैंक की आप बैलेंस शीट फाइनेंशियल पोजीशन उठाकर देखना, तो उन्होंने क्या किया होगा, उस ब्रांच को अपना एसेट दिखाया हुआ है। क्यों दिखाया हुआ अपना एसेट? क्योंकि मेजर बेनिफिट उस जगह का वो ले रहा है, जो मालिक मकान है वो नहीं ले रहा वो। अब मेजर बेनिफिट कौन ले रहा है? बैंक ले रहा है। 20 साल के लिए, 15 साल के लिए, 25 साल के लिए, 30 साल के लिए उन्होंने उस एसेट को अपने पास रखा हुआ है। तो अब एसेट जो है वो जो टेनेंट होता है वो दिखाता है, जो मालिक मकान होता है अब वो उसका एसेट नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेजर बेनिफिट जो है वो किराएदार ले रहा होता है, तो फिर वो उसको अपने पास एसेट दिखाता है, मालिक मकान उसको अपने खुद से जो है वो अच्छा सर, एक और चीज़ कंफर्म कर दें कि ये अगर वो बेनिफिट वो ले रहा है, ठीक है मैंने मान लिया, लेकिन अगर मुझे वो सर्विसेज से कुछ अर्निंग मिल रही है एज ए इनकम के तौर पर, हाँ रेंटल, तो क्या वो मेरी रेंटल इनकम इसमें रिकॉर्ड हो गया हाँ इस 40 में? वो नहीं, IS 40 के अंदर इनकम का रिकॉर्ड नहीं, रेंटल रेंटल की अगर पार्ट की बात नहीं करूँ तो नहीं, रेंट की। फिर वो टोटली ना वो आपका IS शिफ्ट हो जाता है, आप उसको IS 40 के तहत ट्रीट नहीं करते हो, लीज के जो है वो तहत ट्रीट करते हो। तो जब हम वो लीज साइट सेल चलाएंगे, बैक में। हाँ उस पे लीज पर आ जाते हो आप फिर। ठीक ठीक तो है सर, थैंक यू थैंक तो यू हम उसको क्लियर कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक हमारा यू। ये याद रखिएगा, मेजर बेनिफिट आपका जो टेनेंट जो है वो ले रहा है, तो फिर आप उसको ना ही IS 16 के अंदर दिखाते हो, ना IS 40 के अंदर। तो ये कुछ शराइ थी IS 40 की जो मैंने आप लोगों को बता दी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके MCQs थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ तक और अगर किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ ले। अच्छा, बहुत ज्यादा डीप में है IS 40, लेकिन हम इसको गो थ्रू कर रहे हैं थोड़ा थोड़ा पेपर्स के लिए, तो इस वजह से हमने इतना ज्यादा डीप में नहीं रखा। जितना हो सकता है, जितना आ सकता है उतना हमने कर लिया है। बस ये याद रखिएगा कि भाई कॉस्ट मॉडल के अंदर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड होगा, और फेयर मॉडल के अंदर जो है वो डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होगा, डायरेक्टली हम उस एसेट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्या कर देंगे, शो कर देंगे। अच्छा, एक और चीज सुन लीजिए। एक पॉइंट ये भी है इसके अंदर कि लेट सपोज जो है आपने एक एसेट खरीदा, ठीक है, मैं इस तरीके से समझाता हूँ। एसेट आपने एक्वायर्ड किया January 1, 2001 में। आपने क्या किया? एसेट को एक्वायर्ड किया, और आपने ये सोचकर इसको एक्वायर्ड किया कि आप इसको जो है वो अपने पर्सनल यूज के लिए मतलब बिजनेस यूज के लिए लेके जाओ, ठीक है। यूज क्या है इसका? बिजनेस यूज है, इन्वेस्टमेंट पर्पस नहीं है, बिजनेस यूज है। अच्छा, फिर उसके बाद January 1, 2002 में आपकी नीयत जो है वो चेंज हो गई, ठीक है। आपकी नीयत जो है वो चेंज हो गई, आपने कहा कि जो है वो हम इसको बिजनेस यूज के लिए नहीं लेके जाएंगे, बल्कि हम जो है इसको कहाँ लेके जाएंगे? इसको हम इन्वेस्टमेंट पर्पस में लेके जाएंगे, ठीक है। अब यहां से लेकर के यहां तक का जो पोर्शन है, जब तक आपकी नीयत क्या थी? बिजनेस यूज थी, तो वो क्या होगा? IS 16। अब यहां से आगे कंटिन्यू कर रहे हो, अब आगे नेक्स्ट डेट January 1, 2003। अब आपने दोबारा से नियत ये की कि हम इसको बिजनेस यूज के लिए रखेंगे, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं रखेंगे। तो यहां से लेकर के यहां तक आपका क्या डील होगा? IS 40, ठीक है। अच्छा, अब आपने यहां पर दोबारा से क्या सोचा है कि भाई आप इसको क्या करोगे? बिजनेस यूज करोगे। लेकिन लेकिन सोच तो लिया, लेकिन अभी तक वो बिल्डिंग खाली रखी हुई है, आपने इसका यूज नहीं किया। अभी तक आपने इसका यूज नहीं किया, लेकिन आपने अपनी इंटेंशन ये बनाई हुई है कि हम जो है वो इसको कहाँ लेकर जाएंगे? अपने बिजनेस यूज के लिए लेके जाएंगे। जब तक आप इसको यूज नहीं करोगे बिजनेस पर्पस के लिए, आपकी बिल्डिंग खाली रखी हुई है, आप इसको यूज नहीं कर रहे, लेकिन नियत ये की हुई है कि हम इसको बिजनेस यूज में लेकर आ गए। लेकिन IS ये कहता है कि इस पे जो ट्रीट होगा वो IS 40 ही ट्रीट होगा, IS 16 इस पर ट्रीट नहीं हो सकता।
जब तक उस बिल्डिंग में आप अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं कर लेते। हाँ, अगर आपने अपना बिजनेस स्टार्ट कर लिया तो फिर आप दोबारा से किस पर चले जाओगे, IS 16 पे चले जाओगे। कहने का मकसद ये था कि अगर आप IS 40 पे चले जाते, आपने बिल्डिंग जो है वो रेंट आउट कर दी, IS 40 पर आ गया, फिर उसके बाद आपने ये कहा कि नहीं यार, इतना ज्यादा रेंट जनरेट नहीं हो रहा, मैं बिल्डिंग को खाली करवा रहा हूँ और मैं जो है वो यहाँ पर अपना बिजनेस करूंगा, वो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, आपने बिल्डिंग क्या करवा दी, खाली करवा दी, लेकिन इंटेंशन अब आपकी क्या हो चुकी है कि भाई आप इस बिल्डिंग को अपने यूज में लेकर आएंगे, लेकिन अभी तक आपने उस बिल्डिंग को खाली रखा हुआ है। आपने कहा यार चलो 1 साल बाद यहाँ पे बिजनेस करूंगा, अभी बिल्डिंग को खाली कर दो, रेनोवेट करवा दो, टेनेंट ने बहुत ज्यादा जो है वो बुरा हाल किया हुआ था बिल्डिंग का। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन भी आपका IS 40 के अंदर आएगा, जब तक आप फिजिकली वहां पर अपना बिजनेस जो है वो यूज नहीं करते। जैसे ही आप बिजनेस पर्पज के लिए इसको इस्तेमाल करने लग गए, तो फिर आप IS 16 के अंदर चले जाओ। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा, ये पॉइंट भी क्या पता है MCQs में आ जाए। अच्छा, और लास्ट पॉइंट ये है, लास्ट पॉइंट ये है, इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपने कोई बिल्डिंग ली और आपने उस बिल्डिंग को अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है और उससे आप प्रॉपर रेंट भी जनरेट कर रहे हो, ठीक है, आपने उसको कहा कि भाई ये लो, एम्प्लॉय को कहा कि ये मेरा फ्लैट है, तुम रहना शुरू कर दो और मुझे इससे जो है वो तुम रेंट दे देना, जो भी उसका मार्केट वैल्यू रेंट का चल रहा होगा वही रेंट उससे ले रहे हो। लेकिन फिर भी आप उसको IS 40 के अंदर नहीं दिखा सकते, उसको भी आप किस में दिखाओगे, IS 16 के अंदर दिखाओगे। अच्छा भाई, लास्ट पॉइंट क्या था कि भाई अगर आपने अपने एम्प्लॉय को दिया हुआ है, लेट सपोज आप जो है वो आपके पास एक बिल्डिंग थी, आपने क्या किया, आपने उसको अपने एम्प्लॉय को ही रेंट आउट कर दिया, वो बंदा आपके पास काम करता था, आपने बोला चलो ठीक है, मेरे पास बिल्डिंग में एक फ्लैट खाली है, तुम एक काम करो, तुम वहां पर रहना शुरू कर दो। ठीक है, और आप अपने एम्प्लॉय से रेंट भी ले रहे हो, ठीक है, आप जो मार्केट वैल्यू चल रही है रेंट की, उसी हिसाब से ही आप उससे रेंट ले रहे हो। लेकिन फिर भी IS 40 ये कहता है कि इसको आप, वो तो इन्वेस्टमेंट ही रही है ना आपकी, आप उससे रेंटल इनकम जनरेट कर रहे हो, लेकिन क्योंकि उसका आपके साथ जो रिलेशन है वो एम्प्लॉय वाला है, ठीक है, तो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर का जो आपस में रिलेशन होता है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन हो सकती है बहुत ज्यादा। तो इस वजह से IS आपको 40 मना करता है कि आप इसको अपने पास एज अ इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो, आपने इसको IS 16 के तहत, यानी कि फिक्स एसेट यूज जो वाला होता है, उसको आप उस तरीके से रिकॉर्ड। ठीक है, इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा, MCQs में आ सकता है कि अगर वो आपको कहता है कि भाई आप आपने अपने एम्प्लॉय को रेंट पे दिया, आप उससे रेंटल इनकम भी जनरेट कर रहे हो, तो क्या ये आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो आप उसको बोलोगे नहीं, ये हम इसको जो ट्रीट करेंगे वो किससे ट्रीट करेंगे, IS 16 के तहत। अब इसके हम कुछ MCQs जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। ये लास्ट पॉइंट था, मैंने जो बता दिया IS 40 के अंदर। अब इसके MCQs वगैरह जो है वो सारी चीजें हम डील कर लेंगे। एंट्रीज मैंने आपको बता दी है कि एंट्रीज क्या आती हैं, ठीक है। IS 16 के अंदर जब रीवैल्यूएशन सरप्लस आता था तो उसका इम्पैक्ट हमारे पास कहाँ आता था, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे पास आता था OIC के अंदर, यानी कि इक्विटी का पार्ट वो बनता था। लेकिन यहाँ पर अगर सरप्लस हो रहा है या अगर कोई लॉस हो रहा है तो हम उसको डायरेक्टली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर दिखाते हैं, उसको हम अपनी OIC का पार्ट नहीं बनाते, ये बात याद रखें। सबको स्क्रीन शो हो रही है? अच्छा, अब इसमें MCQs नंबर 1 है। MCQs नंबर 1 आपको बता रहे हैं कि एन एंटिटी परचेज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ऑन 1 Jan 2030। ठीक है, आपने जो है वो एक प्रॉपर्टी परचेज की है, ठीक है, आपकी इंटेंशन ही शुरू में बता दी कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आप परचेज कर रहे हैं फॉर अ कॉस्ट फॉर 35 मिलियन। ठीक है, आपने उसको कितने का परचेज किया, उसकी कॉस्ट कितनी है, 35 मिलियन। द प्रॉपर्टी हैड एन एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ 50 ईयर्स। अब प्रॉपर्टी की जो लाइफ है वो कितनी है, 50 ईयर्स। विद नो रेसिडुअल वैल्यू, उसकी सैल्वेज वैल्यू कोई नहीं है, जीरो है। एंड एट 31 दिसंबर 2015 हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 42 मिलियन। अच्छा, उसकी वो कह रहे हैं कि 2015 के अंदर उसकी फेयर वैल्यू कितनी हो गई है, 2015 में, 2013 में आपने एसेट को खरीदा और
आपने अब जो 2015 में उसकी जो फेयर वैल्यू है वो है 42 मिलियन। तो उसके बाद कह रहे हैं ऑन 1 Jan 2016, यानी कि अगले ही दिन द प्रॉपर्टी वॉज सोल्ड फॉर नेट प्रोसीड ऑफ 40 मिलियन। आपने इसको क्या कर दिया, सेल कर दिया प्रॉपर्टी को। ठीक है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए ली थी तो ऑब्वियस ही बात है, आप उसको क्या करोगे आगे जाकर कुछ अरसे में सेल कर दो। तो 13, 14 और 15, 3 साल बाद आप उस एसेट को क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो। क्योंकि 2016 के शुरू में ही आप उसको सेल कर रहे हो तो 2016 काउंट नहीं होगा, सिर्फ 2013, 14 और 15, 3 साल बाद आप एसेट को क्या कर रहे हो, सेल कर। फिर कह रहे हैं कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस ऑन डिस्पोजल अंडर बोथ द कॉस्ट एंड फेयर वैल्यू मॉडल। देखिए ये अगर आपने एमसीक्यूज कर लिया है ना ये वाला, तो आपको समझो IS 40 तकरीबन तकरीबन समझ में आ गया, क्योंकि कैलकुलेशन इसके अंदर सारी है। दोनों मॉडल वो एग्जामिनर आपसे टेस्ट कर रहा है, कॉस्ट मॉडल के तहत क्या होगा और फेयर वैल्यू मॉडल के तहत क्या होगा। पहले हम देखते हैं कॉस्ट मॉडल, हम बात करते हैं कॉस्ट मॉडल की। एसेट को जो हमने खरीदा है 2013 में खरीदा है, कितने का खरीदा है, 35 मिलियन का। और उसकी लाइफ कितनी है, 50 है। अच्छा 35 मिलियन का जरा आप 50 से डिवाइड करो, 1 साल का डेप्रिसिएशन, क्योंकि कॉस्ट मॉडल है, कॉस्ट मॉडल में डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होता है। तो जरा मुझे बताओ कि 1 साल का डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है, 7 लाख आ रहा है। ठीक है जी, 7 लाख आ रहा है 1 साल का डेप्रिसिएशन। अब 7 साल का, 7 लाख का डेप्रिसिएशन है, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन हमारा कितना हो जाएगा, 21 लाख का हो जाएगा। 1 साल का जो डेप्रिसिएशन है वो अगर हमारा 7 लाख आ रहा है, तो 3 साल का डेप्रिसिएशन कितना हो जाएगा। कॉस्ट अगर हमारी 35 मिलियन की है, तो इसमें से लेस करवा दें आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, या डेप्रिसिएशन ही आप लेस करवा दें, एक्यूमुलेटेड तो होगा ही नहीं, क्योंकि हम डायरेक्टली एसेट को क्रेडिट करते हैं, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड ही नहीं करते कॉस्ट मॉडल के अंदर। डायरेक्टली डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट होता है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी क्या हो जाता है, क्रेडिट हो जाता है। अच्छा तो डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका 2.1 मिलियन का। 35 में से 2.1 मिलियन अगर आप माइनस कर दो, तो आपके एसेट की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई भाई, जरा करके बताएं कितनी आ रही है। 32,90,000, बताएं। ठीक है जी, 32,90,000, यानी कि 32.9 आ रही है, ऐसी कुछ आ रही है। अच्छा अब आप उसको सेल कर रहे हो, कितने का सेल कर रहे हो, 40 मिलियन का सेल कर रहे हो, सेल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको गेन हो रहा है, एक चीज आपकी 32.9 मिलियन की है, 40 मिलियन की आगे सेल हो रही है, तो कितना गेन हो रहा है आपको, 7.1 मिलियन का आपको क्या हो गया, गेन हो गया। तो कॉस्ट मॉडल से अगर हम देखते हैं तो हमें गेन कितना हो रहा है, 7.1 मिलियन का। अच्छा सर आपने यहाँ पर फेयर वैल्यू को तो बिल्कुल इग्नोर कर दिया, बीच में 2015 में ये 42 मिलियन पे जा रहा था, फेयर वैल्यू को तो आपने बिल्कुल इग्नोर कर दिया। बिल्कुल, कॉस्ट मॉडल के अंदर फेयर वैल्यू तो हम लेते ही नहीं है। ठीक है, अगर फेयर वैल्यू पे चले गए तो फेयर वैल्यू मॉडल पे चले गए ना। कॉस्ट मॉडल के अंदर तो हम कॉस्ट टू कॉस्ट रहते हैं, जितना डेप्रिसिएशन है वो माइनस करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, फिर एट दी एंड जितने का हम सेल कर रहे हैं उसके साथ हमारा कंपैरिजन, कि अगर आपने ज्यादा में सेल कर दिया है तो भाई आपको गेन हो जाएगा, जैसे कि इस सिनेरियो के अंदर हो रहा है। अगर अगर आपने कम में सेल कर दिया है तो आपको फिर क्या हो जाएगा, लॉस। ठीक है, तो 7.1 मिलियन का तो हमें क्या हो रहा है, गेन। अब आ जाओ अगर हम फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हैं, तो फेयर वैल्यू मॉडल के अंदर क्या हुआ कि आपका एसेट जो है वो कितने का हो चुका है, 42 मिलियन का। सीधा सीधा हिसाब है ना, डायरेक्टली आप किस पर आ जाते हो, फेयर वैल्यू मॉडल पे आ जाते हो। अब आपका एसेट कितने का हो चुका है, 42 मिलियन का। अब 42 मिलियन का आपका एसेट हो चुका है, ठीक है, और आप उसको सेल कितने का कर रहे हो, 40 मिलियन का। ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, कि 42 मिलियन से आप जो है वो उसको कितने का सेल कर रहे हो, 40 मिलियन का सेल कर रहे हो, 2 मिलियन का आपको क्या हो रहा है यहाँ पर, लॉस हो रहा है।
तो 2 मिलियन और 7.1 मिलियन, तो आंसर ए जो है वो आपका ठीक रहेगा। क्लियर है? तो फेयर वैल्यू मॉडल के हिसाब से 2 मिलियन का आपको लॉस हो रहा है, और अगर कॉस्ट मॉडल पे चलते हो तो आपको 7.1 मिलियन का क्या हो रहा है, गेन। तो ये यहाँ पर कॉस्ट मॉडल के हिसाब से 7.1, और फेयर वैल्यू के हिसाब से आपका 2 मिलियन। तो ए आ जाएगा। ये वाली एमसीक्यू समझ में आ गई? आगे चलूं? ठीक है, चलो अब नेक्स्ट एमसीक्यू पे चलते हैं। टू है, अच्छा इसकी एमसीक्यूज बहुत कम है, आई थिंक 15 एमसीक्यूज है। तो कुछ एमसीक्यूज अभी हम कर लेंगे, कुछ एमसीक्यूज आप लोग खुद भी ट्राई करना। अब आ जाओ यहाँ पे, वो आपको कह रहे हैं कि एन इन्वेस्टमेंट, एमसीक्यूज नंबर 2, प्रॉपर्टी विद अ यूजफुल लाइफ ऑफ 10 ईयर्स, लाइफ 10 ईयर्स है, परचेज बाय अक्रम लिमिटेड ऑन 1 जनवरी 2019, 200 मिलियन। अच्छा, 200 मिलियन का आप उसको परचेज कर रहे हो 1 जनवरी 2019 के अंदर। December 31, 2019, द फेयर वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी हैड राइजन टू 300 मिलियन। अब उसकी वैल्यू, फेयर वैल्यू आपको बता रहे हैं कि कितनी हो रही है, 300 मिलियन हो रही है। अग्रम लिमिटेड measure its investment properties under the fair value method या फेयर वैल्यू मॉडल। वो कह रहा है कि फेयर वैल्यू मॉडल पे चलते हो, कॉस्ट वैल्यू मॉडल पे नहीं चलते। इसका मतलब ये हुआ कि 2019 के अंदर हमारे एसेट की वैल्यू जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर वो शो होगी, वो कितने से होगी, 300 मिलियन से होगी। कि फेयर वैल्यू मॉडल में ये होता है ना कि फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट हो जाते हो आप। अच्छा, वो कह रहे हैं कि व्हाट वैल्यू वुड गो थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन द ईयर। वो कह रहे हैं कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आप कितना लेकर जाओगे, आप लोग बताओगे कितना लेके जाओगे प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। 200 थी, 10 इयर्स उसकी लाइफ थी। शुरू में तो आप इनिशियली कॉस्ट मॉडल पे चलते हो, 100 मिलियन डायरेक्ट नहीं आएंगे मेरे ख्याल में। 200 थी, 200 से आपने 10 से अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो डेप्रिसिएशन भी तो आएगा। 200 को जरा 10 से डिवाइड करो तो कितना आ रहा है, 20 मिलियन आ रहा है आपका डेप्रिसिएशन। एक साल आपने यूज किया है ना उसको। शुरू में तो इनिशियली तो आप कॉस्ट मॉडल पे चलते हो, जब कॉस्ट मॉडल पे चल रहे हो तो डेप्रिसिएशन तो रिकॉर्ड होगा, ईयर एंड पे आप फेयर वैल्यू मॉडल पे शिफ्ट हो रहे हो। तो आपका एसेट 200 पे था शुरू में, 10 साल उसकी लाइफ थी, डिवाइड किया, 20 मिलियन का उसका क्या होगा, डेप्रिसिएशन। यानी कि आपके एसेट की वैल्यू क्या होगी, December 31, 2019 के अंदर आपके एसेट की वैल्यू हो जाएगी 180 मिलियन, क्योंकि 200 का उसमें से क्या हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। अब वो 180 मिलियन से स्विच होगा कहां पर, 300 मिलियन पे। यानी कि जो जंप आ रहा है वो कितना आ रहा है, 120 मिलियन का जंप आ रहा है। तो 20 मिलियन का डेप्रिसिएशन काउंट होगा और 120 मिलियन का आपको क्या हो रहा है, गेन। आंसर डी है। ठीक है, तो ये एमसीक्यूज क्लियर हो गई। शुरू में कॉस्ट मॉडल था ना, इस वजह से डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करना था। हाँ, अगर अब 300 मिलियन से 400 मिलियन पे चला जाता है तो डायरेक्ट 100 मिलियन का हमें क्या होगा, गेन होगा, क्योंकि अब हम फेयर वैल्यू मॉडल पे आ चुके हैं, तो अब डेप्रिसिएशन नहीं। अच्छा जी, फिर उसके बाद आगे चलते हैं, आगे कुछ क्वेश्चंस हैं देखते हैं एमसीक्यूज में। एमसीक्यूज नंबर 3 खुद कर लीजिएगा, थ्योरी है, जो मैंने पढ़ा दी है वही है थ्योरी सारी की सारी। एमसीक्यूज नंबर 4 पे आ जाए। एमसीक्यूज कैलकुलेशन वाले इस वजह से कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिस में आ जाए सारी चीज। Surprise Limited uses fair value accounting where possible and has an office building used by SL for administrative purpose. At 1st April 2012, it had a carrying amount of 20 million। ठीक है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फेयर वैल्यू मॉडल जो है वो यूज करते हैं, और
इनके पास एक एसेट है, बिल्डिंग है, और वो इसको अभी एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि अभी ये IS 16 पे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस बिजनेस यूज हो रहा है, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए नहीं है। तो कैरिंग अमाउंट कितनी होगी इनकी, 20 मिलियन होगी कैरिंग। अभी जो इनकी कैरिंग वैल्यू चल रही है अप्रैल 1 2012 को, वो कितनी चल रही है, 20 मिलियन चल रही है। एंड रिमेनिंग लाइफ जो है वो इसकी कितनी है, 20 ईयर्स है। अब बाकी की जो लाइफ बची है वो कितनी है, 20 साल है। फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं ऑन 1 अक्टूबर 2012, ठीक है, ये जो इन्होंने कैरिंग वैल्यू बताई थी आपको अप्रैल 12 की बताई थी, यानी कि 6 महीने बाद, 1 अक्टूबर 2012, 6 महीने बाद द प्रॉपर्टी वॉज लेट टू थर्ड पार्टी। अब वो उन्होंने कहा कि हम थर्ड पार्टी को क्या कर दिया, रेंट आउट कर दिया, एंड रिक्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। अब हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे लेकर आ गए, ऑब्वियस सी बात है, पहले वो, अब वो रेंट आउट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आए। फिर वो कह रहे हैं द प्रॉपर्टी हैड अ फेयर वैल्यू ऑफ 23 मिलियन, प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है, 23 मिलियन है एट 1 अक्टूबर 2012 जब ये रेंट आउट कर रहे हैं, एंड 23.4 मिलियन एट 31 मार्च 2013। थ्योरी भी कर लेते हैं भाई, कर लेते हैं हमजा भाई, आपकी फरमाइश पे थ्योरी भी कर लेते हैं। जब हम इसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लेकर आए, इसकी फेयर वैल्यू कितनी हो रही थी, 23 मिलियन, ठीक है। और फिर जब ईयर एंड हो रहा है मार्च 2013 के अंदर, इसकी अब वो फेयर वैल्यू कितनी हो रही है, 23.4 मिलियन की। व्हाट इज द करेक्ट ट्रीटमेंट व्हेन द अबव प्रॉपर्टी इज क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। कह रहे हैं कि अब इसका करेक्ट ट्रीटमेंट क्या होगा, कि अगर हम इसको क्लासिफाई कर लेते हैं कहाँ पर, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर, ठीक है। और मेथड कौन सा चल रहा है इनका, शुरू से ही फेयर वैल्यू मॉडल चल रहा है। ए में कह रहे हैं कि टेक अ 3.5 मिलियन गेन टू अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। क्या अगर हम गेन लेके जाएंगे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, या वो कह रहे हैं कि 3.5 मिलियन का गेन लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, या फिर वो कह रहे हैं कि 4 मिलियन का गेन लेके जाएंगे अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में, या 4 मिलियन का गेन लेके जाएंगे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में। अब आप मुझे बताइए कि क्या होगा, इस पे कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर आ जाए। कितना गेन लेके जाएंगे और कहाँ लेके जाएंगे, OCI में लेके जाएंगे या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में लेके जाएंगे, PNL में लेके जाएंगे। पहली बात तो ये कंफर्म हो गई कि भाई जब भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात आती है तो उसका गेन हो या लॉस हो वो PNL में चार्ज होता है, वो OCI के अंदर नहीं चार्ज होता। मतलब ए वाला और सी वाला ये दोनों क्या है, गलत है, क्योंकि ये OCI के अंदर चार्ज कर रहे हैं। और अब हमें बस ये कंपैरिजन करना है कि जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आए तब हमारे एसेट की वैल्यू क्या थी। जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर आ रहे हैं तो हमारे एसेट की वैल्यू है 23 मिलियन की, क्योंकि इससे पहले तो IS 16 चल रहा था ना। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी पे आए तो अब इसकी एसेट की वैल्यू, फेयर वैल्यू कितनी होगी, 23 मिलियन। और फिर उसके बाद वो जंप कर रही है 23.4 मिलियन का, यानी कि आपको ये आंसर डी जो है वो आपके पास करेक्ट होगा। वो कहाँ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। क्लियर हो गया यहाँ तक। लोग क्या करते हैं यार, पहले से डेप्रिसिएशन निकालना शुरू कर देते हैं। भाई डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हो, आप IS 16 में थोड़ी हो। फेयर वैल्यू है, पहली बात तो ये फेयर वैल्यू मॉडल है, डेप्रिसिएशन तो निकलेगा ही नहीं। कॉस्ट मॉडल होता तो चलो फिर बात समझ में आती कि हम डेप्रिसिएशन निकालते हैं, डेप्रिसिएशन निकालने की जरूरत नहीं है, फेयर वैल्यू मॉडल। फिर आप ये देखो, जब हम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर शिफ्ट कर रहे हैं उस वक्त हमारे एसेट की वैल्यू क्या है, अगर तो क्वेश्चन में दी हुई तो अच्छी बात है, नहीं दी हुई तो ठीक है, वो फिर आपको निकालनी पड़ेगी। आपने निकाल ली इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यू, दी हुई थी क्वेश्चन में भाई कि 23 मिलियन है, फिर आप देखो जंप कितना आ रहा है। अब वो 23.4 पे आ रहा था तो डिफरेंस कितना है, 4 क्या, तो 4 आ। और OCI तो आएगा ही नहीं, OCI वाला सफा ही फाड़ दो IS 40 के अंदर। अब आ जाए नेक्स्ट, MCQs नंबर 5।
कह रहे हैं कि कूल लिमिटेड एक्वायर्ड अ बिल्डिंग विद अ 40 years life for its investment potential for 8 million। ठीक है, वो कह रहे हैं कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट पोटेंशियल के लिए ही बिल्डिंग ली है 8 मिलियन। एक्वायर्ड का मतलब खरीदना होता है। कब? 1 जनवरी 2013, 2013 के अंदर ही खरीद रहे हैं। ठीक है। At 31st December 2013, the fair value of the property was estimated 9 million। अब उसकी fair value हो गई है 9 million। With cost to sell estimated 2 लाख। कॉस्ट टू सेल ये आपको बता रहे हैं। आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा है आईएएस 36 के अंदर, कल की बात है, कॉस्ट टू सेल आई थी बात। वहां पर हम क्या करते थे? वहां पर हम फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज दोनों का कंपैरिजन करते थे। दोनों में से जो हायर ऑफ होता था उसको हम रिकवरेबल अमाउंट लेकर जाते थे और फिर हम बुक वैल्यू के साथ कंपैरिजन करते थे। हल्का फुल्का याद आ रहा। ठीक है, डिसमेंटलिंग कॉस्ट हो गई ना, कॉस्ट टू सेल। तो आईएस 40 के अंदर कॉस्ट टू सेल का कोई कंसेप्ट नहीं है, ये बात याद है। जैसे आईएस 36 के अंदर था ना, कॉस्ट टू सेल आप क्या करते थे? फेयर वैल्यू में से माइनस करते थे। यहाँ पर माइनस नहीं करोगे, आईएस 36 नहीं चल रहा, आईएस 40 पे आ गए। ठीक है, तो ये 2 लाख तो बिल्कुल सीधा सीधा क्या हो जाएगा? इग्नोर हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है? कॉस्ट टू सेल है। फिर कह रहे हैं कि इफ कूल लिमिटेड यूजेस द फेयर वैल्यू मॉडल, अब वो फेयर वैल्यू मॉडल अगर यूज करते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज, व्हाट गेन should be recorded in the statement of profit or loss for the year ended December 31st 2013। अब वो अगर फेयर वैल्यू मॉडल यूज कर रहे हैं तो कितना गेन जाएगा? तो भाई कितना गेन जाएगा? 9 मिलियन है, सॉरी 8 मिलियन है इनिशियली। 8 मिलियन को आप 40 से डिवाइड करो, शुरू में तो कॉस्ट मॉडल था आपका। ठीक है, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन काउंट हो जाएगा इसके अंदर। वो डेप्रिसिएशन आप इसकी कॉस्ट में से माइनस कर दो। 8 को जरा 40 से डिवाइड करें, डेप्रिसिएशन कितना आ रहा है? 8 मिलियन को अगर आप 40 से डिवाइड करें तो डेप्रिसिएशन आ रहा है तकरीबन 2 लाख का। ठीक है, 2 लाख माइनस करते हैं तो 7 पॉइंट हो जाएगा आपके पास, 7.8। और 7.8 से 9 पे तो 1.2 सी आएगा इसमें। ठीक है जी, क्योंकि शुरू में तो इनिशियली तो कॉस्ट मॉडल पे हो ना, तो कॉस्ट में तो डेप्रिसिएशन आएगा ही आएगा। 1.2 आएगा। ये वाला समझ में आ गया? एमसीक्यूज नंबर 5। बाकी सबको भी आ रहा है समझ में? ठीक है जी। अच्छा, अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज पे। एमसीक्यूज नंबर आ गया हमारे पास 5 के बाद 6। हमजा भाई की फरमाइश, अंडर आईएस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वेयर शुड अ गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल बी रिकॉग्नाइज। ठीक है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के अंदर लॉस और गेन को कहाँ पर दिखाते हैं? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, और नन मतलब कि इसमें बेटा डी आ जाएगा। ठीक है, इन्वेस्टमेंट एंड प्रॉपर्टी के अंदर जो भी प्रॉफिट होता है, लॉस होता है, वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर जाता है, पीएनएल में चार्ज होता है। ठीक है जी। हमजा भाई एमसीक्यूज आ गया ये वाला, थ्योरी वाला। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्या बात है 7। सर, क्या बात है, माशाल्लाह। 7 7 7 में कह रहे हैं कि इफ एन एंटिटी यूजेस पार्ट ऑफ बिल्डिंग फॉर देयर ओन यूज एंड रेंट द रिमाइंडर, ठीक है, हाउ शुड दिस बी ट्रीटेड? वो कह रहे हैं कि आधा हिस्सा जो है वो बिजनेस यूज के लिए है और आधा हिस्सा इन्होंने रेंट आउट किया। तो यहाँ पर वो कह रहे हैं कि इसको हम किस तरीके से ट्रीट करेंगे? ऑल एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अंडर आई एस 40 में लेके जाएंगे, या ऑल अंडर एज आई एस 16 के अंदर लेके जाएंगे, या फिर अकाउंट फॉर सेपरेटली अंडर आई एस 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड आई एस 40 इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी।
सी आ जाएंगे इसके लिए। हम लोगों ने पढ़ लिया था कि अगर ऐसा एसेट हो जो कि म्यूचुअली यूज हो रहा हो बिजनेस के लिए भी और रेंट पर्पज के लिए भी, तो उसमें दोनों आईएएस इन्वॉल्व हो जाते हैं, IAS 16 भी और IAS 40। ठीक है जी। तो ये वाली एमसीक्यूज भी हमारी क्लियर हो चुकी होगी। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट एमसीक्यूज पे क्या है 8 में। एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी शुड इनिशियली बी रिक्वायर्ड। इनिशियली किस तरीके से रिकॉर्ड होती है भाई, किस तरीके से रिकॉर्ड होती है इनिशियली? कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है। तो आंखें बंद करके बता सकते हैं, इनिशियली जो है वो कॉस्ट पे रिकॉर्ड होती है, और फिर उसके बाद जो है हम उसको फेयर वैल्यू मॉडल पे भी लेके जा सकते हैं और कॉस्ट मॉडल पे भी लेके जा सकते हैं, लेकिन इनिशियली हम उसको कॉस्ट पे रिकॉर्ड। 8 हो गया। 8 के बाद आ जाए 9 पे। 9 भी थ्योरी है, ये आप खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। दो तीन कर लिए अब हमने थ्योरी के। फिर उसके बाद जो है वो 10 पे आ जाओ। 10 भी थ्योरी है, वो भी खुद से आप ट्राई कर लेना। 11 में आ जाओ, क्योंकि सारे कंसेप्ट तो हम लोगों ने शुरू में ही देख लिए थे। 11 पे आ जाइए भाई। 11 पे आपको कह रहे हैं कि आफ्टरनून लिमिटेड AL uses cost model for its property, plant and equipment and fair value model for its investment property। ठीक है। वो कह रहे हैं कि जो है वो कॉस्ट मॉडल यूज करते हैं IAS 16 के अंदर रहते हुए, और अगर वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी यानी कि IAS 40 में आते हैं तो फिर वो फेयर वैल्यू मॉडल यूज करते हैं। ठीक है। AL has an offer building which was being used for administrative purpose। वो कह रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए बिल्डिंग यूज हो रही थी। At 1 July 2018 the building had a carrying amount of 20 million। बिल्डिंग की जो कैरिंग अमाउंट थी वो 20 मिलियन थी। फिर कह रहे हैं on that date the building was let out to the third party and therefore reclassified as an investment property। 20 मिलियन इसकी कैरिंग वैल्यू थी, और उसी टाइम उन्होंने डिसाइड किया कि हम इस बिल्डिंग को किसी थर्ड पार्टी को रेंट आउट कर देंगे। तो अब ये शिफ्ट हो रहा है IAS 16 से कहां पर, IAS 40 के अंदर। और IAS 40 में उसने शुरू से ही बता दिया कि आप फेयर वैल्यू मॉडल को यूज करते हैं। फिर कह रहे हैं द बिल्डिंग हैड अ फेयर वैल्यू रुपीज 23 मिलियन ऑन 1 जुलाई 2018 एंड रुपीज 23.4 मिलियन ऑन 30 जून 2019। अच्छा, वो कह रहे हैं कि शुरू में जो थी 2018 के शुरू में इनकी 23 मिलियन थी, और फिर उसके बाद जो 2019 है उसमें इनकी वैल्यू हो चुकी है 23.4 मिलियन। What should be the increase in the profit or loss and other comprehensive income for the year ended 30 June 2019? वो कह रहे हैं कि अब हम इसको OCI में कितना रिकॉर्ड करेंगे और प्रॉफिट और लॉस में कितना रिकॉर्ड करेंगे। OCI में कितना रिकॉर्ड करेंगे? ट्वेंटी से 23 3 मिलियन का OCI, इसमें बी आ जाएगा आपके पास। OCI में होगा ना भाई रिकॉर्ड, क्यों नहीं होगा? इनिशियली आपका क्या है, इनिशियली आप तो उसको IAS 16 के तहत लेके जा रहे हो ना, और IAS 16 आपको क्या कहता है, जितना भी रिवैल्यूएशन होगा, देखो यहाँ पर आप जो है वो 20 मिलियन से 23 मिलियन पे जा रहे हो। जुलाई 1 को आप इसको रेंट आउट कर रहे हो ना, कैरिंग वैल्यू आपकी 20 मिलियन है, और फिर उसके बाद आप कहाँ पर शिफ्ट कर गए 23 मिलियन पे। तो अब आप जब अपने इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को 23 मिलियन पे लेके जा चुके हो, तो वो आपका IAS 16 था ना। अब IAS 16 में आपका रिवैल्यूएशन हो गया कितना, 3 मिलियन का, और फिर उसके बाद जो है वो 23 मिलियन का, फिर 23 से आप 23.4 मिलियन का आ गया, तो 0.4 मिलियन का आपको क्या हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, यानी कि गेन हो गया। तो 0.3 मिलियन जो है वो आप कहाँ ले जाओगे OCI में। फिर 0.4 मिलियन जो है वो आप कहाँ ले जाओगे, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है 11 के बाद आ जाओ 12 पे। 12 में भाई थ्योरी है, 13 भी थ्योरी है, 14 भी थ्योरी है, और 15 जो है वो आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। ये अब आप एक जो है वो खुद से ट्राई करने की कोशिश करना। तो टोटल MCQs तो हमारे हो गए।
अब जो हमारा टारगेट है, बस एक क्लास और लगेगी, मतलब एक दिन और लगेगा। स्पीड से काम चल रहा है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि भाई हमने IS-16 कवर कर लिया एक दिन में। फिर एक दिन में हमने IS-36 भी कवर कर लिया। फिर एक दिन के अंदर हमने जो है वो IS-40 भी कंप्लीट कर लिया है। और मेरे ख्याल में इंशाल्लाह ताला अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे पेपर के अंदर, तो एमसीक्यू तो हमारे इजीली सॉल्व हो रहे होंगे, क्योंकि हमारे कंसेप्ट क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अब रह गई बात क्वेश्चन की। तो कल की क्लास में अब हम क्या करते हैं कि इसके प्रॉपर क्वेश्चन करते हैं, जिसके अंदर आईएएस, क्योंकि अगर मैं अभी क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा ना, तो वो अभी इस टाइम में तो नहीं हो सकेगा क्वेश्चन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। सुबह ऑफिस भी जाना होगा, अपने को सहरी भी करनी होगी, और कुछ जो है वो कुछ लोगों ने तो सहरी बनानी भी होगी, ठीक है, तो टाइम तो लगेगा। तो अब कल की क्लास में हम इंशाल्लाह ताला इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर लेंगे दो तीन इस तरीके से, ताकि हमारा टोटल वाइंड अप हो जाए, एमसीक्यूज भी और क्वेश्चन। और किसी का कोई सवाल हो तो मुझसे पूछ लो।